नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आपका स्वागत है साहित्य सागर चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी दारा शिकोह का दरबार। शहजादा दारा शिकोह शाहजहां के बड़े बेटे थे और बाह्य तथा आंतरिक गुणों से परिपूर्ण। यद्यपि वे थे तो वली अहद, मगर साहिबे किरान सानी ने उनकी बुद्धिमत्ता, विशेषता, गुणों और कलात्मकता को देखकर व्यावहारिक रूप में पूरे साम्राज्य की व्यवस्था उन्हीं को सौंप रखी थी। वे अन्य शहजादों की तरह संबद्ध प्रांतों की सूबेदारी पर नियुक्त न किए जाते, वरन राजधानी में ही उपस्थित रहते और अपने सहयोगियों की सहायता से साम्राज्य का कार्यभार संभालते। खेद का विषय है कि यद्यपि उनको योग्य, अनुभवी, गर्वोन्नत आज्ञाकारी बनाने के लिए व्यावहारिकता की पाठशाला में शिक्षा दी गई, लेकिन देश की जनता को उनकी ओर से कोई स्मरणीय लाभ नहीं हुआ। इतिहासकारों का कथन है कि यदि औरंगजेब के स्थान पर शहजादा दारा शिकोह को गद्दी मिलती तो हिंदुस्तान एक बहुत शक्तिशाली संयुक्त साम्राज्य हो जाता। यह कथन हालांकि किसी सीमा तक एक मानवीय गुण पर आधारित है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात प्रायः लोग मनुष्यों की प्रशंसा किया करते हैं। फिर भी यह देखना बहुत कठिन नहीं है कि इसमें सच्चाई की झलक भी पाई जाती है। शहजादा दारा शिकोह अकबर का अनुयायी था। वह केवल नाम का ही अकबर द्वितीय नहीं था, उसके विचार भी वैसे ही थे, और उन विचारों को व्यावहारिकता में लाने का तरीका भी बिल्कुल मिलता हुआ नहीं, बल्कि उसके विचार अधिक रुचिकर थे और उनको व्यवहार में लाने के तरीके, नियमों और सिद्धांतों में अधिक रुचि। उसकी गहन चिंतन दृष्टि ने देख लिया कि हिंदुस्तान में स्थायी रूप से साम्राज्य का बना रहना संभवन ही जब तक कि हिंदुओं और मुसलमानों में मेल मिलाप और एकता स्थापित ही हो जाती। वह भली भांति जानता था कि शक्ति से साम्राज्य की जड़न ही जमती। साम्राज्य की स्थिरता और नित्यता के लिए यह आवश्यक है कि शासकगण लोकप्रिय सिद्धांतों और सरल कानूनों से जनता के दिलों में घर कर ले। पत्थर के मजबूत किलों के बदले दिलों में घर करना अधिक महत्वपूर्ण है, और सेना के बदले जनता की मोहब्बत व जान छिड़कने पर अधिक भरोसा करना आवश्यक है। दारा शिकोह ने इन सिद्धांतों का व्यवहार करना प्रारंभ किया था। उसने एक अत्यंत रोचक था सार्थक पुस्तक लिखी थी जिसमें अकातरकों से हसिद्ध किया था कि मुसलमानों की नित्यता हिंदुओं से एकता व संगठन पर आधारित है। उसकी दृष्टि में बाबा कबीर दास, गुरु नानक जैसे महापुरुषों का बहुत सम्मान था, क्योंकि दूसरे पैगंबर मानव जाति में भेद उत्पन्न करते थे, लेकिन ये महानुभाव सर्वधर्म संभाव की शिक्षा देते थे। साहिबे किरान तैमूर की उपाधि थी। उसकी छठी पीढ़ी के बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगल बादशाहों में से शाहजहां के लिए सर्वप्रथम साहिबे किरान सानी का विरुद्ध प्रयुक्त हुआ, और उसके पश्चात शाह शुजा, मुराद बख्श, शाह आलम प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह द्वितीय और अकबर द्वितीय के लिए भी इसी विरुद्ध का प्रयोग किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। इस समय हिंदू तथा मुसलमान दोनों जातियां दो बच्चों की सी हालत में थीं। एक ने तो कुछ ही दिन पहले दूध छोड़ा था, दूसरा अभी दूध पीता था। दारा शिकोह का विचार था कि इस दूध पीते बच्चे पर दूसरे को बलिदान कर देना अहितकर होगा। हालांकि उसके दूध के दांत टूट गए हैं, लेकिन अब वे दांत निकलेंगे जो और भी ज्यादा मजबूत होंगे। दांत निकलने से पहले ही चने चबवाना अमानवीयता है। क्यों ना दोनों बच्चों का साथ साथ पालन पोषण हो। अगर एक को अधिक दूध दिया जाए तो दूसरे को पौष्टिक चीजें दी जाएं। इस जातीय एकता के लिए दारा शिकोह के मन में भी वही बात आई जो अकबर के मन में आई थी, अर्थात दोनों जातियों के हृदय से विजेता और विजित आधिपत्य और अधीनता की भावना समाप्त हो जाए। दोनों खुले हृदय से मिले, आपस में वैवाहिक संबंध हो, मेलजोल बढ़े। न कोई हिंदू रहे न कोई मुसलमान, बल्कि दोनों भारत भूमि के निवासी हों। दोनों में पृथक पृथक होने का कोई चिन्ह शेष न रह जाए। शहजादा इस एकता में अकबर से भी 1 इंच आगे था। अकबर ने राजाओं की पुत्रियों से विवाह किया था, राजाओं को उचित प्रतिष्ठा प्रदान की थी, हिंदुओं पर से उस जजिया का भार हटा दिया था जो उन्हें हिंदू होने के कारण देना पड़ता था। लेकिन शहजादे का कहना था कि राजकन्याओं से ही विवाह क्यों किया जाए। मुगल परिवार की लड़कियां भी राजाओं को क्यों न ब्याह दी जाएं। उसने भली भांति समझ लिया था कि भारतवासी अपनी लड़कियों का विवाह दूसरी जातियों में करना अपमान तथा तिरस्कार समझते हैं, और जब उनकी लड़कियां ली जाती हैं मगर मुसलमानों द्वारा लड़कियां दी जाती तब यह भावना और भी दृढ़ हो जाती है। सच्चा मेलजोल उसी दशा में होगा जब लड़की और लड़के में कोई अंतर शेष न रह जाए। उसने स्वयं अग्रगामी बनना चाहा, केवल अवसर की प्रतीक्षा में था। शहजादा दारा शिकोह केवल समाज सुधारक नहीं था, उसके सिर पर जान तथा प्रतिष्ठा की पगड़ी भी बोधी हुई थी।
उसने भारत की सभी प्रमुख भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। विशेषकर संस्कृत से तो उसे प्यार सा हो गया था। घंटों हौज के किनारे बैठा पतंजलि या गौतम का दर्शन पढ़ता या चिंतन करता और रोता। एशियाई भाषाओं के अतिरिक्त उसने यूरोप की भी कई भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर ली थी। लातिनी, यूनानी तथा इब्रानी भाषाओं पर उसकी अच्छी पकड़ थी। फ्रांसीसी, अंग्रेजी तथा जर्मन जैसी आधुनिक भाषाएं, जिनका अभी तक इतना विकास नहीं हुआ था कि उनकी विशेषता व सौंदर्य दूसरे देशों को आकर्षित करता, उसे प्रभावित नहीं कर सकी। फिर भी उन भाषाओं से वह नितांत अनभिज्ञ नहीं था। थोड़ी बहुत बातचीत समझ लेता और टूटे फूटे शब्दों में अपने विचार भी प्रकट कर लेता था। वह इतने बड़े देश पर शासन करता था और उसके साथ साथ अपनी व्यक्तिगत शिक्षा के लिए भी ऐसा प्रयास करता था। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि उसकी क्षमताएं कैसी थी और मस्तिष्क कैसा। दाराशिकों ने वह गलती न की जो अकबर ने की थी। अकबर के सलाहकार या तो हिंदू थे या मुसलमान, और इसका स्वाभाविक परिणाम यह था कि दोनों में निरंतर तू तू मैम चला करती थी। यदि अकबर जैसा दृढ़ संकल्पी शासक न होता, उस वर्ग को बिल्कुल भी वश में नहीं रख सकता था जिसमें मानसिंह, अबुल फजल मनोमस्तिष्क के लोग थे। स्पष्ट है कि ऐसे सलाहकारों की सम्मति कभी निरर्थक नहीं होगी। हर एक अपनी जाति की ओर ही खींचेगा। इस वजह से शहजादे ने अपने सलाहकार अंग्रेजों से लिए थे, क्योंकि उनसे अनुचित पक्षपात की आशंका अनहीन हो सकती थी। पहले अपने दरबारियों से हर एक बात की पूछताछ करता और तब अपने फिरंगी सलाहकारों से राय लेकर निर्णय करता। तीसरे पहरकास में है शहजादा दाराशिकोह हकादर बारे खासा सजा है। अच्छी और नेक सलाह देने वाले सलाहकार पद के अनुरूप सजी धजी पोशाकों में उपस्थित है। ठीक मध्य में एक जराऊ सिंहासन है जिस पर शहजादे साहब विराजमान है। उनके चेहरे से चिंतामग्न था, विचारमग्न होना स्पष्ट होता है। हाथ में एक शाही फरमान है जिसे वे रहकर व्याकुल दृष्टि से देखते हैं और फिर कुछ सोचने लगते हैं। सिंहासन से सटी हुई एक रत्न जड़ित कुर्सी पर हेनरी बोजे बैठा हुआ है, जो शहजादे का मनपसंद सलाहकार है और उसकी सलाह का बड़ा सम्मान किया जाता है। हेनरी बोजे के बराबर में दूसरी जड़ाऊ कुर्सी पर मालपेका बैठा हुआ है। सिंहासन के बाईं और फ्रांसीसी पर्यटक बर्नियर एक कुर्सी पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा है और उसके बराबर में एक दूसरी कुर्सी पर पुर्तगाली राजदूत जोजरेट बैठा है। पूरे दरबार में आश्चर्यजनक मौन पसरा हुआ है। चारों ओर के दरवाजे बंद हैं। सलाहकारों की आंखें बार बार शहजादे की ओर उठती हैं, लेकिन उन्हें झुक कर फिर नीची हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद शहजादे साहब ने कहा, महानुभावों, शायद आप लोगों को कंधार अभियान की तबाही का समाचार मिला हो। इस संक्षिप्त से वाक्य ने उपस्थित महानुभावों के मुख का रंग उड़ा दिया। हर एक व्यक्ति सन्नाटे में आ गया और कई मिनट तक किसी को बोलने का भी साहस न हुआ। अंततः हेनरी बोजे ने कहा, यह समाचार सुनकर हमें अत्यधिक शोक हुआ। हम सच्चे हृदय से साम्राज्य के पक्षधर हैं। पादरी जोजरेट, मगर समझ में नहीं आता कि असफलता क्यों हुई। गोले उतारने वाले, सेना को व्यवस्थित करने वाले तो प्राय फिरंगी थे जिनके सिरों पर हजरत मसीह की कृपा थी। उनका असफल रहना समझ में नहीं आता। यह कहकर उन्होंने गले से मसीह की छोटी सी तस्वीर निकाली और बड़े सम्मान के साथ चूमी। अब डॉक्टर बर्नियर की बारी आई। पहले उन्होंने दर्शकों को उस दृष्टि से देखा जो सत्यनिष्ठ भी थी और सत्यवक्ता भी। इसके पश्चात बोले, महानुभावों, सच पूछिए तो इस अभियान की सफलता में मुझे पहले से ही संदेह था। शहजादा मुहीउद्दीन इसके भाग्य विधाता बनने के योग्य नहीं थे। इसलिए नहीं कि उनमें ये योग्यता नहीं है, बल्कि केवल इसलिए कि वे अपने वैमनस्य को दबा नहीं सकते। मुझे विश्वास है कि इस असफलता का कारण राजा जगत सिंह का अलग रहना है। इसके पश्चात कई मिनट तक सन्नाटा रहा। अंततः शहजादे साहब ने चुप्पी को यूं तोड़ा, महानुभावों, मैं इस वाद विवाद में नहीं पड़ता कि इस असफलता का वास्तविक कारण क्या है। इस बात की छानबीन करना उचित नहीं है। आप भली प्रकार जानते हैं कि ऐसा करना बुद्धिमानी के प्रतिकूल होगा। शहजादे साहब ने यह शब्द रुक रुक कर कहे। प्रतीत होता था कि इस समय ये मन में उभरने वाले विचारों से परेशान हो रहे हैं, जैसे कोई आंतरिक दुविधा में पड़ा हो। मन पहले कहता हो अच्छा है ऐसा कर, लेकिन फिर दिशा बदल जाता हो। अपनी बात समाप्त करके शहजादे ने उपस्थित लोगों को सार्थक दृष्टि से देखा। जो कुछ वाणी न कह सकी थी, आंखों ने कह दिया। पादरी जोजरेट ने शहजादे को उत्तर देते हुए कहा, जहांपनाह, धृष्टता क्षमा हो। गुलाम की तुच्छ राय तो यह है कि इस असफलता के कारणों पर प्रत्येक दृष्टि से विचार कर लें, भले ही वे कितने ही अरुचिकर क्यों न हो, ताकि भविष्य के लिए उन महत्वपूर्ण कारणों की रोकथाम भी कर ली जाए।
असफलता हमें गलतियों से परिचित करा देती है, इसलिए मेरी दृष्टि में सफलताओं का इतना महत्व नहीं है जितना कि असफलताओं का। निस्संदेह सांसारिक अनुभव का असफलता से बढ़कर और कोई शिक्षक नहीं होता। ये कहकर पादरी साहब ने दर्शकों को गर्वोन्नत दृष्टि से देखा, मानो उस समय उन्होंने कोई असाधारण काम किया हो, और निस्संदेह शहजादे साहब के वक्तव्य पर आपत्ति करना कोई साधारण काम नहीं था। उनकी सलाह सबको अच्छी लगी। शहजादे साहब ने भी समर्थन करते हुए कहा, पादरी साहब, आप जो कहते हैं बहुत ठीक है। बेशक मैं गलती पर था, लेकिन शायद आपने मेरे स्वर से ये तो अवश्य समझ लिया होगा कि मुझे जानबूझकर गलती करनी पड़ती है। इस असफलता कारणों की खोज में मुझे मन से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन किसी समय आंख बंद करना ही ठीक होता है, विशेषकर उस समय जबकि शाही खानदान के एक वरिष्ठ सदस्य की प्रतिष्ठा में अंतर आता हो। बस इस समय तो हम केवल इस बात का निर्णय करना चाहते हैं कि क्या सदा के लिए कंधार से हाथ खींच लेना उचित है। इस समय तक कंधार पर 2 अभियान हो चुके हैं, लेकिन दोनों के दोनों असफल रहे। आपसे छिपा नहीं है कि इन दूर के अभियानों में साम्राज्य को भारी खर्च सहन करना पड़ता है। यह सुनते ही अरस्तु के खानदानी सलाहकारों के सिर पुनः लटक गए। निस्संदेह समस्या अत्यंत जटिल थी और उसे सुलझाने के लिए सोच विचार करने की भी आवश्यकता थी। 15 मिनट तक तो सबके सब अपना आपा खोए बैठे रहे। उसके बाद वाद विवाद इस प्रकार प्रारंभ हुआ। हेनरी बोजे, कंधार पर मुगल बादशाहों का अधिकार कब से है? डॉक्टर बर्नियर, शहनशाह बाबर के शुभ युग से। हेनरी बोजे, दीर्घकालीन शासन होने पर भी वहां इस खानदान का प्रभुत्व स्थापित नहीं हुआ। बर्नियर, इसका कारण यही है कि शहनशाह बाबर के बाद भारत के सम्राट हिंदुस्तान के मामलों में इतने व्यस्त रहने लगे कि कंधार पर पर्याप्त ध्यान न दे सके। इसी कारण दोनों देशों के पारस्परिक संबंध दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगे। बोजे, संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि भारत के सम्राटों को कंधार से उतना फायदा नहीं था कि उसको भी भारत का एक प्रांत समझकर पर्याप्त ध्यान देते। यदि ऐसा करते तो कंधार कभी सिर न उठा पाता। बर्नियर, निस्संदेह भारत के सम्राटों का अधिकांश समय हिंदू राजाओं को अधीन करने और प्रांतों के वैमनस्य और उपद्रव शांत करने में व्यतीत होता था। हजरत अरशाशियानी ने हालांकि एक बार कंधार को एक अभियान भेजना चाहा था, लेकिन कुछ रुकावटों से तंग आकर इरादा छोड़ दिया। अंतिम रूप से यह कहना आसान नहीं है कि भारत के सम्राट कंधार से क्यों बेखबर रहे। संभव है कि दूरी के विचार अथवा सफलता के भय अथवा भरे पूरे जाने की गरीबी के कारण एहसान कर सके हो मालपे का। मगर क्या वही चिंताएं इस समय भी सामने नहीं है? दक्षिण की उलझनें इतनी बढ़ गई है कि अब उनको सुलझाना बहुत कठिन है, और ये कहने की आवश्यकता नहीं कि दक्षिण विजय कंधार विजय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भारत और कंधार के मध्य जो दूरी थी वह तिलमात्र भी कम नहीं हुई, और अब असफलता का भय पहले से भी अधिक है, क्योंकि अब ईरान के शासक भी कंधार की सहायता के लिए कटिबद्ध हैं। पादरी जोसेरे, ठीक कहा, मगर अब भारत के सिंहासन पर वह बादशाह नहीं है जिसे दूरी या असफलता का भय अपने संकल्प से डिगा सके। पूर्ववर्ती सम्राटों के काल में भारत का साम्राज्य शैशवावस्था में था, अब उसकी जवानी उठान पर है। उस काल में भारत पर हजरत मसीह की कृपा नहीं हुई थी। अल्लाह ताला साहिब किरान सानी को दीर्घायु करें, उनके पवित्र मस्तक पर तो मसीह ने अपने हाथों से ऐश्वर्य का मुकुट रख दिया है। इस प्रभावशाली तर्क पर शहजादा दाराशिकोह के होठों पर क्षीण सी मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। 2-3 मिनट विचारमग्न रहकर डॉक्टर बर्नियर बोले, महानुभावों, साम्राज्य की नित्यता के लिए आवश्यक है कि प्रतिपक्षी शक्तियां उसका लोहा माने। दूसरे की दृष्टि में महत्व कम हो जाना उसके लिए प्राणघातक जहर है। यदि विपक्षियों के मन में उसका आतंक बैठ जाए तो फिर साम्राज्य अटल है। जब तक कि आंतरिक बीमारियां उनकी तबाही का कारण न हो, दक्षिण की उलझनें बढ़ती जाती हैं। मरहठों ने उपद्रव फैलाने पर कमर बांध ली है, जाटों ने भी कुछ सिर उठाया है। बस यह समय भारतीय साम्राज्य के लिए बहुत ही नाजुक तथा खतरनाक है। इस नाजुक समय में कंधार से बेखबर होना इन उपद्रवियों को शेर बना देगा। यदि साहिबे किरान सानी ने अली मर्दान खां को शरण नदी होती और कंधार के लिए 2 अभियान कूचन कर चुके होते, तो इस समय उस देश से किनारा करने में तनिक भी हानि नहीं थी। मगर जब संसार पर यह खुल गया है कि भारत के सम्राट कंधार पर अधिकार जमाना चाहते हैं और इस काम के लिए उद्यत हैं, तो फिर इस संकल्प से पी साम्राज्य के लिए बहुत भयावह होगा। अब तो भारत का हैकथन होना चाहिए, खिल देंगे, मरेंगे, मगर कंधार को नहीं छोड़ेंगे।
यदि इस समय कंधार से हाथ खींच लिया तो मराठों में स्वाभाविक रूप से ये विचार उत्पन्न होगा कि यदि इसी भांति उपद्रव मचाते रहें तो हम भी कंधार की भांति स्वतंत्र हो जाएंगे। दक्षिण के शाहों को हमारी क्षमता का अंदाजा हो जाएगा। ईरान नरेश समझेगा कि भारत में अब दम नहीं रहा तो वह कंधार से होता हुआ काबुल तक चला आएगा। और क्या आश्चर्य कि भारत की ओर भी मुंह कर ले, फिर तो काबुल के अफगान सिर उठाए बिना नहीं मानेंगे। संक्षेप में यह कि इस समय कंधार अभियान से मुंह मोड़ना बहुत भयावह है। डॉक्टर बर्नियर के उग्र तथा हितकर व्याख्यान ने श्रोताओं को प्रभावित कर दिया। शहजादा साहब तो सन्नाटे में आ गए। उन्होंने अभी तक ये नहीं सोचा था कि कंधार से अलग होने के क्या परिणाम होंगे, क्या क्या कठिनाइयां सामने आएंगी। अब डॉक्टर बर्नियर के मुंह से इस दुष्परिणाम का वर्णन सुनकर उनके होश उड़ गए। फिर हेनरी बोजे के इस भाषण ने कुछ ढाढ़स बौधाया। महानुभावों, डॉक्टर बर्नियर साहब एक भ्रम में पड़ गए। संभवतः उनको जात नहीं है कि साम्राज्यों को अपना सिक्का जमाने के लिए केवल सेनाओं की ही आवश्यकता नहीं। ऐसे साम्राज्य जिनकी शक्ति हथियारों पर आधारित होती है लंबे समय तक नहीं बने रहते, बल्कि आवश्यकता है नैतिक बल की, ताकि जनता के मन में उसकी ओर से कोई विपरीत धारणा उत्पन्न न हो। साम्राज्य का हरेक कथन तथा कार्य न्याय व समानता के समर्थन में हो, कोई उसे लालची न समझे। जब तक साम्राज्य इस कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, न तो उसकी धाक दिलों में बैठेगी और न ही अन्य विपक्षी शक्तियां उसका लोहा मानेंगी। मैं मानता हूं कि साम्राज्य को बहुत साहसी होना चाहिए ताकि जनता के दिल में भी जोश पैदा हो, अपने शासकों से साहस का पाठ पढ़े, लेकिन यह ध्यान रहे कि साहस निरर्थक न हो। निरर्थक साहस और लोभ दोनों समानार्थी शब्द हैं। मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि सार्थक और निरर्थक साहस से मेरा क्या मंतव्य है। यूरोपीय देश बड़ी तत्परता से जहाज बना रहे हैं। सेनाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। उन जहाज़ों पर दूर दूर के देशों की यात्रा की जाती है। अन्य देशों से व्यापारिक अथवा क्षेत्रीय संबंध बनाए जाते हैं। नई बस्तियां बसाई जाती हैं। इसे मैं सार्थक साहस कहता हूं। लेकिन जब किसी कमजोर देश या शक्ति को तलवार के बल पर अधीन करने की कोशिश की जाती है तो मैं उसे निरर्थक साहस कहता हूं, क्योंकि उसके आवरण में अनीति और असमानता छिपी रहती है। अब आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि भारतीय साम्राज्य की का कंधार को अभियान भेजना सार्थक है या निरर्थक। मैं कहता हूं निरर्थक है, नितांत निरर्थक। और अत्यंत खेद का विषय है कि जनता का भी यही विचार है, यद्यपि उसकी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंची। अब विचार कीजिए कि यह भावना उत्पन्न हो जाना कितना भयंकर है, क्योंकि जब अन्य शक्तियां देखेंगी कि भारत विजय या विश्व विजय हेतु सन्नद्ध है तो वे शक्ति संतुलन के लिए अपनी सेना बढ़ाएंगी। और क्या आश्चर्य है कि आपस में संगठित होकर हिंदुस्तान पर ही चढ़ दौड़े। जहांपनाह। डॉक्टर बर्नियर साहब ने कहा है कि अब भारत का यह संकल्प होना चाहिए कि लड़ेंगे मरेंगे पर कंधार नहीं छोड़ेंगे। ये उनके मुंह से निकले हुए शब्द हैं। मैं उनकी अनुमति से कुछ शब्द और बढ़ाता हूं, अर्थात कंधार को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सारा संसार उलट पलट हो जाए मगर कंधार को नहीं छोड़ेंगे। सारा संसार इकट्ठा हो जाए, हम मिट्टी में मिल जाए, मगर हमसे कंधार नहीं छूटेगा। महानुभावों, ध्यान तो दीजिए, यह सलाह है। एक छोटे से प्रांत के लिए एक शानदार साम्राज्य को खतरे में डालना। मैं यह नहीं कहता था कि इख्तरासिन निकट है, मगर इख्तरासिर पर भी होता तो डॉक्टर साहब के कथनानुसार हिंदुस्तान को जान पर खिलाना चाहिए था। यह सलाह नीति सम्मत नहीं। नीति सम्मत सलाह उसे कहते हैं कि सांप मर जाए और लाठी न टूटे। माना कि आपने पुनः कंधार को एक जबरदस्त अभियान भेजी, मामला लंबा खिंचा। ईरान का शाह अपनी पूरी शक्ति के साथ आड़ा तो आपको सहायता की आवश्यकता हुई और इस प्रकार 8 महीने बीत गए। 9वें महीने में जब बर्फ पड़ने लगी तो आपको विवश होकर हटना पड़ा और शत्रु ने उस अवसर का दिल खोलकर लाभ उठाया। बताए अपमान, दुर्दशा और असफलता के अतिरिक्त क्या हाथ लगा। आप कहेंगे कि हम पूरी शक्ति से कंधार पर आक्रमण करेंगे और 8 महीने में ही उसे अधिकार में ले लेंगे। आप पूरी शक्ति से उधर गए, इधर हमारी जरा जरा सी हलचल की टोह लेने वाले दक्षिणवासी मराठे और जाट मैदान खाली देखकर अचरे। बताइए उस समय भारत की सत्ता क्या करेगी? क्या किले की दीवारें लड़ेंगी या कलम पकड़ने वाले मुंशी या सौदा बेचने वाले व्यापारी? जहांपनाह, मैं डॉक्टर साहब से सहमत हूं कि सत्ता को अपना सिक्का जमाने की कोशिश करनी चाहिए। निस्संदेह यदि उसकी धाक जम जाए तो बहुत अच्छा है, मगर इसके लिए सत्ता को ही दांव पर लगा देना कौन सी नीति है?
यदि देश की वास्तविक शक्ति को आघात पहुंचाए बिना आप अपनी धाक जमा सकते हैं तो शौक से जमाइए। मगर मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा कि यदि ऐसा करने से देश कमजोर होता हो तो इसका विचार भी मत कीजिए। 2 अभियानों का असफल हो जाना स्पष्टतः सिद्ध करता है कंधार को जीतना मुंह हकाने वाला नहीं। लगभग आधी सदी के खून खराबे के बाद भी दक्षिण के देशों का मुकाबले के लिए तैयार रहना उनकी आंतरिक शक्ति का ज्वलंत प्रमाण है। मैं डंके की चोट खाता हूं कि यह साम्राज्य उन दोनों उद्दंड शत्रुओं का सामना एक साथ नहीं कर सकता। कंधार और दक्षिण दोनों पर विजय पाना कठिन है। इनमें से एक ले लीजिए, कंधार या दक्षिण। मेरी सलाह यह है कि कंधार पर दक्षिण को वरीयता दीजिएगा। जहांपना, मेरा विचार है कि संसार के एक प्रसिद्ध देश का पतन इसी कारण से हुआ कि उसने अपनी चादर से बाहर पांव फैलाने की कोशिश की। उनके दुस्साहस लोभ लालच की सीमा तक पहुंच गए। ईरान, यूनान, इटली, रोम सबने सीमा से अधिक पांव फैलाए। केवल सैन्य शक्ति तथा तलवार के बल पर दूर दूर के देशों को अधिकार में रखना चाहा, लेकिन परिणाम क्या हुआ? उन्हें अधीन करने के अभिमान में अपनी शक्ति खो बैठे। यहां तक कि न केवल अपने अधिकृत क्षेत्रों से ही हाथ धो बैठना पड़ा, बल्कि अपने जत्थे को भी खो बैठे। उनका नाम इतिहास से सदा के लिए मिट गया। इस गलती में भारत क्यों पड़े? अन्य देशों से प्रेरणा क्यों न ग्रहण करे? हिंदुस्तान विस्तृत देश है। यदि हिंदुस्तान की आबादी 25 वर्षों में दोगुनी भी हो जाए तो सदियों तक तंगी की शिकायत भी सुनने को नहीं मिलेगी। कंधार को अधीनस्थ देशों में सम्मिलित करना युद्ध के खर्चे को अत्यधिक बढ़ाना है, क्योंकि वहां की पहाड़ी जातियां सदा झगड़े और उपद्रव का बोलबाला रखेंगी और उन विद्रोहों को दबाने के लिए एक भारी सेना रखनी पड़ेगी। बस केवल साम्राज्य को विस्तार देने के विचार से कंधार पर आक्रमण करना या अभियान भेजना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। उस समय डॉक्टर बर्नियर विचार प्रवाह में डूबे हुए थे। उन्होंने हेनरी बोजे की आपत्तियों का खंडन करने के लिए कुछ नोट किया था। उनके चेहरे से तनिक भी उत्साह या उतावलापन नहीं झलक रहा था। लोगों की दृष्टि उन पर लगी हुई थी कि देखें अब ये क्या उत्तर देते हैं। अंततः वे कई मिनट के असमंजस के पश्चात बोले, महानुभावों, मुझे अत्यंत खेद है कि इस समय मुझे कुछ अरुचिकर सच्चाइयों को प्रकट करना पड़ता है, परंतु क्योंकि सच्चाइयां बहुत कम रुचिकर होती है, आशा है कि आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। मेरे विद्वान मित्र हेनरी बोजे साहब ने कहा है कि शासन की स्थापना और स्थायित्व नैतिक गुणों पर आधारित है, न कि प्राकृतिक गुणों पर, जिसका अर्थ यह है कि ए भूखंड के बादशाह, ये मारकाट किस लिए, ये लड़ाई झगड़ा किस लिए, ये पैदल व सवार किस लिए, इन्हें नरक में फेंकिए। कुछ ईश्वरवादी पवित्र धर्मात्मा बुजुर्गों से कहिए कि जनपद पर खड़े होकर उपदेश दिया करें, बस बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। फिर देखिए कि कैसे झन्नाटे का शासन चलता है। आश्चर्य है कि मिस्टर बोजे साहब व्यापक अनुभव होने पर भी ऐसी बेतुकी गलती में पड़ गए। हम ये नहीं कहते कि जो सिद्धांत उन्होंने बताया है वह गलत है, लेश मात्र भी नहीं, वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन सिद्धांत का ठीक होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि व्यावहारिक रूप में वह सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता हो। संभवतः ये विद्वान यूटोपिया के लोकतंत्र का सपना देख रहे थे। वे भूल गए थे कि यूटोपिया का अस्तित्व सपने तक ही सीमित है और यहाँ उसकी चर्चा करना निरर्थक है। मैं मिस्टर बोजे से पूछता हूं, भगवान ने अच्छाई के साथ बुराई भी पैदा की थी? उनका उत्तर होगा नहीं, भगवान ने अच्छाई पैदा की, अच्छाई की अनुपस्थिति बुराई है। इस पर भी जिधर देखिए बुराई का ही बोलबाला है। अच्छाई और बुराई की जो पहली लड़ाई अदन के बाग में हुई, उसमें भी मैदान बुराई के ही हाथ रहा। संसार में मशाल लेकर ढूंढिए, तब भी अच्छे आदमी कठिनाई से इतने मिल सकेंगे जो एक नगर बसा सके। सारा संसार बुराई से भरा हुआ है। ऐसी दशा में क्योंकि संभव है कि कोई शासन बना रह सके, जब तक कि वह आतंकियों, उपद्रवियों, विद्रोहियों, अत्याचारियों के दमन के लिए सदा तत्पर न रहे। भगवान से हमारी प्रार्थना है कि मिस्टर बोजे किसी देश के बादशाह हों और वे अपने सिद्धांतों का पालन करके सारे संसार को पाठ पढ़ाएं कि नैतिक गुणों पर शासन कैसे बना रहता है। जहांपना, कौन नहीं जानता कि मनुष्य जाति के कर्तव्य पृथक पृथक है। बाप का कर्तव्य बेटे के कर्तव्य से पृथक है। बाप का कर्तव्य बेटे की शिक्षा दीक्षा, रोटी कपड़ा और अन्य आवश्यकताएं उपलब्ध करना है, और बेटे का कर्तव्य है माता पिता की आज्ञा का पालन करना और उनकी सेवा करना। बादशाह का कर्तव्य जनता के कर्तव्य से बिल्कुल पृथक है। प्रजापालन तथा न्यायप्रियता बादशाहों के उच्चतम कर्तव्य है
और आदशाह पालन तथा कृतज्ञता जनता के। यदि पिता अपने बेटे को मारे तो उसे कोई भी बुरा नहीं कह सकता, लेकिन पिता की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल पुत्र का एक कठोर वाक्य कहना भी पाप है। यदि सामान्य व्यक्ति बिना आज्ञा के दूसरे की वस्तुएं ले ले तो उसे चोरी या लूट कहेंगे, लेकिन अपने अधीन करने के लिए एक बादशाह का दूसरे बादशाह पर आक्रमण करना लेशमात्र भी अनुचित नहीं है। राज्य का विस्तार करना तो बादशाहों का सर्वाधिक मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि प्रजापालन उसका एक विशेष अंग है। राज्य विस्तार से व्यापार का विकास होता है, उद्योग धंधों की प्रगति होती है, प्रजा का राष्ट्रीय उत्साह बढ़ता है, देशभक्ति उत्पन्न होती है, अपनी जाति के कारनामों पर गर्व होता है। क्या ये सब विशेष और लाभदायक परिणाम नहीं है? प्राचीन राष्ट्रों के विनाश को राज्य विस्तार से संबद्ध करना बुद्धिमानी के प्रतिकूल है। रोम, ईरान तथा यूनान का नाम इस कारण नहीं मिटा कि उन्होंने अपने अधिकृत क्षेत्र को विस्तार दिया, वरन इस कारण से कि उनमें आलस्य, भीरुता, आराम तलबी, विषय लोलुपता और दुराचरण बढ़ गया। वे प्रकृति के उस कानून से प्रभावित हो गए जिसे प्रकृति का चुनाव कहते हैं। सृष्टि के आरंभ से समस्त जीवधारियों में वह खींचतान, वह आपाधापी मची हुई है जिसे जीवन संघर्ष कहें तो असंगत न होगा। इस जीवन संघर्ष में शक्तिशाली की विजय होती है और जो दुर्बल तथा निर्बल है वे हारते हैं, और उनका नाम अशुद्ध लेख की भांति सदा के लिए जीवन पृष्ठ से मिट जाता है। इस कानून का प्रभाव मनुष्य और पशु सभी पर एक समान होता है। पशुओं की सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त हो गईं और सैकड़ों बड़ी बड़ी जातियां गुमनाम, क्योंकि एक विशेष अवधि के पश्चात प्रत्येक जाति में वे बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जो धन, ऐश्वर्य, बड़प्पन तथा वैभव से संबद्ध होती है। इसके अतिरिक्त काल की गति प्रगति पर है, और जब कोई एक जाति दीर्घकाल तक बनी रहती है तो उसमें सहसा पुरानेपन की गंध आने लगती है। और क्योंकि प्रगतिशीलता एक मानवीय गुण है, ये जाति अपनी परंपराओं, सभ्यता और संस्कृति में ऐसे परिवर्तन नहीं कर सकती जो वर्तमान काल के अनुकूल हों। अंततः नई नई जातियां उठ खड़ी होती है जिनका उत्साह नया होता है, पुरानी जातियां उनका सामना नहीं कर सकती। क्या मिस्टर बोजे का आशय यह है कि हिंदुस्तान इस जीवन संघर्ष से मुंह फेर ले और डरपोक माना जाए और दूसरे नए देशों का शिकार बने? देखिए आज यूरोप में कैसे उत्साह से जीवन संघर्ष हो रहा है। कौन सी सत्ता ऐसी है जो अपनी सीमाओं से बाहर पांव फैलाने के लिए प्राणपण से प्रयास नहीं कर रही है? जहाज बनाए जा रहे हैं, उन पर हजारों मील की भयंकर यात्रा की जा रही है, कौड़ियों की भांति रुपया फूंका जा रहा है और आदमियों की जानें अत्यल्प मूल्य पर बेची जा रही हैं। क्यों? इसलिए कि नई बस्तियां बनाई जाएं, देश का व्यापार विस्तृत हो, धन में वृद्धि हो और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जगह बने। 2 सदियों में फ्रांस की जनसंख्या चौगुनी हो जाएगी। यदि अभी से रोकथाम की जाए तो उसके लिए क्या जीवनाधार होगा? हम ये नहीं कहते कि इस समय हिंदुस्तान को तंगी अनुभव हो रही है। नहीं, अभी बहुत से विस्तृत क्षेत्र नितांत निर्जन है, लेकिन निकट भविष्य में यहां भी आवश्यक रूप से तंगी अनुभव होगी। जनसंख्या का बढ़ना एक प्राकृतिक नियम है, इसे कोई नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान यूरोपीय देशों का अनुसरण और भविष्य के लिए अभी से प्रयास क्यों न करे? आगत काल को वर्तमान काल से अधिक मूल्यवान समझा जाता है। डॉक्टर बर्नियर जिस समय अपने स्थान पर बैठे, सभाजनों ने प्रशंसा की बौछार कर दी। विशेषकर शहजादे साहब को उनका भाषण बहुत अच्छा लगा। विगिना तत्काल सिंहासन से उतरकर उनसे हाथ मिलाया। हेनरी बोजे साहब मन ही मन में कटे जा रहे थे। वे समझते थे कि डॉक्टर बर्नियर का सम्मान मेरा परोक्ष अपमान है, क्योंकि डॉक्टर साहब उनसे बहुत कम मतभेद किया करते थे और अगर करते भी थे तो मुंह की खाते थे। मगर इस समय मैदान उन्हीं के हाथ रहा। कुछ मिनटों के मौन के बाद भी जब हेनरी बोजे साहब अपने स्थान से न हिले तो पादरी जोजरेट ने यूं मोती बिखराए। महानुभावों, मेरी जानकारी में सभ्य राष्ट्रों की विजयश्री से कभी यह आशय नहीं लिया जाना चाहिए कि अपने देश का ही फायदा सोचें, अपने देश को ही दौलत से मालामाल तथा निहाल करें और केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अन्य देशों की गर्दन पर आज्ञा पालन का जुआ रख दें, बल्कि इन विजयों से विजित देशों का लाभ दृष्टि में रहना चाहिए। यूनान की विजयों ने यूनान का केवल यश ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उसके विजित राष्ट्रों में ज्ञान व सभ्यता, उद्योग व व्यवसाय तथा सत्कलाओं की आधारशिला रखी। सारे यूरोप ने ही नहीं बल्कि सारे संसार ने यूनान के ही सांस्कृतिक विद्यालय में शिक्षा पाई है। यूनान ने संसार को सबसे पहले राजनीति के सिद्धांत सिखाए।
दर्शन और तर्कशास्त्र, पिंगल व रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र व संगीत शास्त्र सब इस यूनानी मस्तिष्क के खिलौने हैं। आज यूरोपा में यह आंखें चुधिया देने वाला प्रकाशक हाँ होता है। यूनान ने अपनी संस्कृति की प्रज्वलित मिसाल से उस खटाटोप अंधेरे को दूर न कर दिया होता। यूनान का इतिहास उन बलिदानों से भरा पड़ा है जो यूनानियों ने दूसरों को सभ्य बनाने के लिए किए। इटली की विजयों ने संसार पर वह उपकार किया जिसे वे अंतकाल तक भूल नहीं सकते, जिसने सभी अनीश्वरवादियों को आदमी बनाया, जिसने संसार की मुक्ति का द्वार खोल दिया। महानुभावों, वह कौन सा उपकार है? वह यह है कि इटली ने मसीह के मिशन को सारे संसार में फैलाया, मसीही प्रकाश से असत्य का अंधकार दूर किया। इटली से ही आध्यात्मिक प्यास बुझाने वाले पानी का स्रोत फूटा। जहापना। कौन कहता है कि इटली का नामो निशान मिट गया? कौन कहता है कि इटली की सत्ता विनष्ट हो गई? आज का संसार एक बड़ी इटली है और संसार के समस्त राज्य इटली का नाम रोशन कर रहे हैं। यदि सन 2000 में इटली की बादशाहत उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंची हुई थी, तो आज चौथे आकाश तक पहुंची हुई है। हर एक देश की संस्कृति, नैतिकता तथा व्यवहार, सत्ता के सिद्धांत जो आज संसार में प्रचलित है, इटली की टकसाल में ही डलकर निकले हैं। यहाँ तक कि हम पर यूनान का जो प्रभाव पड़ा है वह भी इटली के कारण ही है। इटली की भाषा लैटिन ही आज संसार के सभ्य देशों की मान्य भाषा है। भगवान ने भारत को एशिया में ज्ञान तथा सभ्यता का खजांची बनाया है और अब कुछ दिनों से उसे अमूल्य मसीह रत्न भी सौंपे जाने लगे हैं। बस उसका कर्तव्य है कि अन्य एशियाई देशों को अपनी संपदा से यश प्रदान करे, दिल खोलकर उस खजाने को लुटाए, विशाल हृदयता दिखाए, दानशीलता का प्रमाण दे। यदि इस अकूत संपदा से वह स्वयं लाभ उठाएगा तो स्वार्थी कहलाएगा। आने वाली पीढ़ियां उस पर कंजूसी का आरोप लगाएंगी। यदि वह संस्कृति का प्याला स्वयं पिएगा और दूसरे देशों को उसे आनंदित नहीं होने देगा तो उस पर अपना ही पेट भरने का आरोप लगाया जाएगा। बस उसका कर्तव्य है कि कंधार को यह प्याला पिलाए और मन में समझे कि वह इस कार्य को करने के लिए ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कंधार यह प्याला सरलता से नहीं पिएगा, मगर इसका कारण यह है कि वह इसके आनंद को नहीं जानता, इसके लाभों से अनभिज्ञ है। अब भारत का कर्तव्य है कि उसे इसका आनंद दे और इसका लाभ उसके मन में जमा दे। पादरी जोजरेट ने अपना भाषण समाप्त किया ही था कि खानदानी शहजादे ने सिंहासन से उनसे हाथ मिलाया। हर्ष के आवेग से डॉक्टर बर्नियर साहब का मुंह खिल उठा, मगर हेनरी बोजे साहब का चेहरा बुझ गया क्योंकि उन पर स्पष्टता प्रकट हो गया कि अब मेरी सलाह स्वीकार किए जाने की तनिक भी आशा शेष नहीं रही। पादरी साहब का क्या पूछना, वे तो समझते थे आज जग जीत लिया, और क्यों न समझते। अब तक किसी ने इस दृष्टि से कंधार अभियान पर विचार नहीं किया था। यह पादरी साहब की ही सूझबूझ है। इस भाषण के पश्चात कई मिनट तक सन्नाटा रहा। अंततः शहजादे साहब ने कहा, महानुभावों, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने अपने बुद्धिमत्तापूर्ण वक्तव्यों से मुझे प्रफुल्लित किया। जिस समय मैंने इस दीवाने खास में पांव रखा था, मैं कंधार अभियान का अधूरा विरोधी था। दो निरंतर पराजयों ने मेरा साहस तोड़ दिया था और स्वाभाविक रूप से मेरे मन में यह विचार उत्पन्न होता था कि ईश्वर ने इस प्रकार हमारे भ्रामक उत्साह का दंड दिया है। मगर डॉक्टर बर्नियर और पादरी के प्रभावशाली वक्तव्यों ने मेरे विचारों की कायापलट कर दी और अब मेरा यह निश्चय है कि यथासंभव कंधार को हाथों से निकलने दूंगा। मैं कंधार को हिंदुस्तान का एक प्रांत बना दूंगा और यह कोई नई बात नहीं है। संस्कृत किताबें प्रमाण है कि प्राचीन काल में जब आर्यों की तूती बोल रही थी, तब कंधार भारत का एक प्रांत था। दोनों देशों के शासकों में वैवाहिक संबंध थे। राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी कंधार की राजपुत्री थी। दोनों बहनों में अब तनिक मनोमालिन्य हो गया है, लेकिन मैं उन्हें पुनः गले मिलाऊंगा। इस वक्तव्य के पश्चात सभा विसर्जित हुई। यदि इस प्रस्तुति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।